नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिटिश राज के दौरान भारत में जो जो अकाल आयोग गठित हुए थे उनकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो अकाल की स्थिति है उसके पीछे क्या कारण विद्यमान थे। बहुत से प्राकृतिक कारण और बहुत से मानवीय कारण भी दोस्तों भारत में अकालों के कारण थे। अब देखिए दोस्तों, इन अकालों के लिए ब्रिटिश राज के दौरान कौन कौन सी जो है समितियां गठित हुई या फिर कौन कौन से आयोग गठित हुए, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बच्चों, इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर जो है नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा आयोग कब आया, यानी कि क्रम से बताइए। तीन चार आयोगों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे उनका क्रम पूछ लिया जाएगा। इसी के साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आयोग जो है वह किस गवर्नर जनरल के समय में आया था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि किस आयोग में क्या क्या सिफारिशें की गई थी। ये क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन हाँ, गवर्नर जनरल किस के शासनकाल में कौन सा आयोग गठित हुआ और आयोगों का क्रम, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और उनका हमें टाइम पीरियड तो याद रखना ही है। अगर हम टाइम पीरियड याद रखेंगे तभी हम उन्हें जो है क्रम से लगा पाएंगे। चलिए, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं पहले कि आखिरकार ब्रिटिश भारत में अकाल क्यों आ रहे थे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अकाल के पीछे कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा है, बाढ़ जैसी स्थितियां होती है, और कुछ मानवीय कारण भी विद्यमान होते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश राज के दौरान इन अकालों के पीछे कुछ मानवीय कारणों की, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी, है ना, तो हम सारे जानते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, एक तो अंग्रेजों की अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, हम अभी सारे अकाल आयोग भी देख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी बाद में पीपीटी में है। तो एक तो शोषणकारी नीतियां जो है, अब इसके तहत हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी नीति जैसे कि अत्यधिक राजस्व वसूलना, यह भी कारण है। ठीक है, अत्यधिक राजस्व, अत्यधिक राजस्व। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि अंग्रेजों के यहाँ आने की वजह से जो है, जो ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनका भी पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण कारण है नकदी फसलों को, जो नकदी फसलों, जिन या फिर हम कह सकते हैं भाई वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन। नकदी फसलों का उत्पादन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे नील है, चाय है, कॉफी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना मुनाफा चाहिए था और वे नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर देती थी। किसानों को अपने अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र में नकदी फसलें उगानी पड़ती थी। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको नील के पौधे के बारे में बताया था कि नील के पौधे की जो जड़ें हैं वो भूमि में काफी नीचे तक चली जाती है और भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है, उर्वरकता को भी सोख लेती है। और एक दो बार नील की खेती होने के बाद में वह भूमि जो है, उसका उपजाऊपन जो है वह भी कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो जिससे जो है भूमि में अगर उपजाऊपन नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। इसके अलावा कालाबाजारी भी बहुत होने लग गई थी अनाजों की, जैसे कि चावल की और इनकी कालाबाजारी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं धन निष्कासन एक महत्वपूर्ण कारण है इन अकालों के पीछे। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, धन निष्कासन का सिद्धांत के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है जिस वजह से जो है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब रेल लाइनों का निर्माण भारत के अंदर हो रहा था तो बहुत सारे वनों को काट दिया गया था, बहुत सारे जंगलों से पेड़ों का सफाया हो गया था। बिकॉज दोस्तों, जो रेलों की जो पटरियां बनती थी उनके बीच में जो स्लीपर्स होते थे वो लकड़ी के होते थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की वजह से भी हम एक कारण इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, हम देखें अगर भारत में सबसे पहला अकाल पड़ा तो सर्वप्रथम, याद रखना, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बंगाल में 1769
और 70 के दौरान भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ता है। दोस्तों बंगाल के अंदर 2 बार भयंकर अकाल पड़े थे, एक पड़ा था 1770 के अंदर, वैसे मोस्टली 1770 ही है ये, ठीक है, तो 69-70 के दौरान, और एक जो है दोस्तों 1943 के अंदर। बंगाल में 2 महत्वपूर्ण हम अकाल देखते हैं। दोस्तों यह जो अकाल है, इस अकाल की वजह से हम बंगाल के अंदर एक विद्रोह भी देखते हैं जिसको कहते हैं सन्यासी विद्रोह, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह भी होता है बंगाल में, सन्यासी विद्रोह भी होता है, ठीक है। अब ये छोटी सी एक वीडियो है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, तो देखते रहना। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो कौन करेगा? इस विद्रोह का उल्लेख प्यारे बच्चों कौन करते हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र जो है उनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ के अंदर उन्होंने सन्यासी विद्रोह का क्या किया है? उल्लेख भी किया। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप बहुत सारे जो है अकालों के बारे में देखते हैं कि जैसे भारत के अंदर जो है छप्पनिया का अकाल पड़ता है, बहुत ही भयंकर अकाल होता है जो कि उत्तर और मध्य भारत के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हमने खोपड़ियों वाला अकाल भी पढ़ा है, ठीक है, जिसको दक्षिण के अंदर दोजी बरा अकाल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी और कुछ आसपास के क्षेत्रों में दक्कन के अंदर होता है, ठीक है, काफी लोग मारे जाते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों भारत में जो अकाल पड़े उसके पीछे कुछ विद्यमान कारण हमने यहाँ पर बात की है, उन कारणों की, है ना। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि कौन कौन से अकाल आयोग आए। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रारंभ में अंग्रेजों ने इन अकाल की स्थितियों के दौरान भी खुद का मुनाफा ही चाहा, ठीक है, वे उसमें भी लाभ कमाना चाह रहे थे, लेकिन आगे चलकर जो है अकाल आयोगों का गठन हुआ, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जान लें कि ब्रिटिश आर्थिक जो नीतियां हैं इन्हीं के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता को शोषण का, दरिद्रता का, अकाल और महामारी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है प्रोस्पेरियस ब्रिटिश इंडिया, जिसको विलियम डिग्बी ने लिखा है। इसको हिंदी में हम कहेंगे समृद्ध भारत, है ना, क्या कहेंगे? समृद्ध ब्रिटिश भारत। और दोस्तों विलियम डिग्बी ने इस पुस्तक की रचना 1901 में की थी और उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि जिस ब्रिटिश भारत को हम समृद्ध कह रहे हैं एक्चुअल में वो समृद्ध नहीं है, वो शोषण का शिकार है, दरिद्र है और अकाल और महामारियों से पीड़ित है, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर जो है विलियम डिग्बी ने बताया है कि 11वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के अंदर प्रमुख 14 अकाल पड़े थे। अब देखिए दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ा बताना तो मुश्किल है कि भारत में टोटल कितने अकाल पड़े थे इस शताब्दी के दौरान। जैसे कि बताया जाता है कि ब्रिटिश ताज के अधीन जब प्रशासन चला गया था, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में हम परिणाम स्वरूप देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, यानी कि जो भारत का शासन है, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। उस दौरान भी जो है 10 बड़े अकालों की बात की जाती है, 4 महत्वपूर्ण सूखों की बात की जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े पुस्तकों में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि विलियम डिग्बी के अनुसार 14 प्रमुख अकाल पड़े थे। चलिए अब हम देखते हैं हमने कारण जान लिए हैं, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाल आयोग आए थे। तो देखिए सबसे पहले जो अकाल आयोग आएगा उसका नाम है स्मिथ समिति, जिसको कह सकते हैं कर्नल स्मिथ समिति, याद रखिएगा। और ये किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। प्यारे बच्चों इसको हम पहला अकाल आयोग नहीं कहेंगे, हालांकि यह जो प्रयास था ये अकाल और अकाल के कारणों को जानने के लिए ही किया गया था, ठीक है, लेकिन इसको हम पहला अकाल आयोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इसका जो परिणाम है कुछ विशेष नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, पहला प्रयास था ये कर्नल स्मिथ समिति जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय गठित हुई थी, जिसका टाइम पीरियड 1860-61 के बीच में माना जाता है। अब इसमें मुख्य सिफारिशें क्या की गई थी? इसमें मुख्य सिफारिशें दोस्तों इस समिति को दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारणों और उनकी उग्रता की जांच करनी थी, लेकिन दोस्तों इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकलता है, ठीक है। उसके पश्चात आता है जॉर्ज कैम्पबेल समिति जो कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में गठित हुई थी। इसका टाइम पीरियड है लगभग 1866-67 ईस्वी। उड़ीसा के अंदर जब भयंकर अकाल आता है तो इस संदर्भ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और समिति का मानना था कि सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके परिणाम में हम देखते हैं कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अकाल राहत कार्यों को अंजाम दिया, परंतु अनबने ढंग से किए गए इस प्रयास से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है और इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो ये जो दो समितियां थी, हालांकि इनका गठन जो है
अकाल की जांच करने के लिए ही और अकाल की जो भीषणता है उनका पता लगाने के लिए ही किया गया था, लेकिन फिर भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकलते हैं। तो पहला अकाल आयोग हम किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, पहला अकाल आयोग हम कहेंगे स्ट्रेची आयोग को, बिकॉज दोस्तों इसके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में आता है 1880 के अंदर। अकाल आयोग को 1878 के अंदर ही गठित कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है वो 1880 में होती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेची आयोग का कहीं कहीं आपको 1878 भी डेट मिलती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर 1878 नहीं हो तो 80 है, और अगर 80 नहीं हो तो 78, क्योंकि दोस्तों गठन 78 में होता है और रिपोर्ट इसकी आती है 80 के अंदर। इस प्रथम अकाल आयोग, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट अकाल आयोग हम इसको कहेंगे, ठीक है। इसको हम फर्स्ट अकाल आयोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस अकाल आयोग ने सिफारिश की थी कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है। अक्षम तथा असशक्त लोगों को भोजन दिया जाए। प्रत्येक गांव में अकाल कोष होना चाहिए। स्ट्रेची आयोग कहता है कि भाई जो व्यक्ति सशक्त है उसे तो हम रोजगार दिलाएंगे, और जो व्यक्ति असशक्त है उसको हम भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है ना। सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया और 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। तो पहला अकाल आयोग कौन सा है? स्ट्रेची आयोग है। इसके बाद में लायल आयोग आता है। एक्चुअल में जो क्रम पूछते हैं वो इसी से पूछा जाता है। सेकंड पर लायल आयोग आएगा, जो कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में गठित होता है, ठीक है, 1897 ईस्वी के अंदर। और प्यारे बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि 1896-97 के अंदर जो महान अकाल आता है उसके संदर्भ में इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट की तथा उसमें लचीलापन लाने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करने की अनुशंसा की थी, और आयोग की इन सिफारिशों को मान लिया जाता है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आयोग आएगा? अकाल आयोग। तो दोस्तों ये आएगा लायल आयोग, ठीक है। किसके समय में आ रहा है? ये भी लिखा है यहाँ, लॉर्ड एल्गिन के समय में आ रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम देखेंगे सर एंटनी मैकडोनल्ड आयोग, जिसको हम नॉर्मली मैकडोनल्ड आयोग के नाम से ही जान लेते हैं ना। ये लॉर्ड कर्जन के समय में आता है। एक बात आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई, भारत के अंदर अकाल की जो स्थितियां हैं अब थोड़ी कम हुई है, उनकी संख्या में कमी आई है, ठीक है। और इस आयोग ने 1901 में सिफारिश की कि अकाल सहायता और अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाए। इसने नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी। यानी कि कर्जन के समय जो मैकडोनल्ड आयोग आया था, इसने सिफारिश की थी कि हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, ग्रामीण स्तर पर हमें कार्य करके जो है, यानी अकाल से राहत के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कार्यों को अंजाम देकर जो है इस बड़ी समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक है। इन सिफारिशों के आधार पर आगे की अकाल सहायता नीति निर्धारित होती है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट जॉन वुडहेड आयोग, जो कि लॉर्ड वेवेल के समय में गठित होता है 1943 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और 1943 ईस्वी में आए अकाल की जांच के लिए सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में एक अकाल जांच कमीशन बैठाया जाता है। यह जो आयोग है दोस्तों, यह भी दोस्तों बंगाल के अंदर हम देखते हैं अकाल पड़ता है उसके संदर्भ में गठित होता है। यहाँ पर भी दोस्तों बताया जाता है कि सही समय पर सरकार के द्वारा जो है अकाल पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचाई जाती है, और यहाँ पर चावल और अन्य अनाजों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये आयोग था लॉर्ड वेवेल के समय में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट से लेके स्ट्रेची, लायल, सर एंटनी और वुडहेड, इनका क्रम अच्छे से याद रखना है। बाकी शुरुआत के जो दो प्रयास थे, स्मिथ समिति और कैम्पबेल समिति, इनके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी याद रखनी है, ठीक है। कारणों की हमने बात कर ली थी, और इसके पीछे क्या क्या कारण विद्यमान थे, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उसकी हमने बात कर ली थी। दोस्तों अकाल इतने भीषण थे कि इनके अंदर करोड़ों में लोग मारे गए थे, लाखों में नहीं, करोड़ों में लोग मारे गए थे, ठीक है। कहीं 1 करोड़ का आंकड़ा आता है, कहीं दोस्तों 1.5 करोड़ का आंकड़ा आता है। और आप ये भी देखिए कि ऐसा बताया जाता है कि गुंटूर और मछलीपट्टनम के आसपास एक बार अकाल पड़ा, ठीक है। 1833 के आसपास जो है यहाँ पर कैम्पबेल अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि गुंटूर और मछलीपट्टनम वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने पर वह एक बंदर की कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि अकाल इतना भीषण था कि एक बार गलती से वो एक बंदर जो है गांव में घुस जाता है, तो गांव वाले भूखे भेड़िए की तरह उस बंदर पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में बंदर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति हो जाती है अकालों के अंदर, है ना। तो भारत के अंदर इतने भीषण अकाल पड़े थे, और उन अकालों के लिए इन आयोगों का गठन किया गया था, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यारे बच्चों यदि आप पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करोगे, चाहे वो नेट के हो
आरपीएससी के एग्जाम्स हो, आप देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी दायरे में आकर बनेगा, आप देख लीजिएगा, है ना। अकाल संहिता, या फिर कौन सा अकाल आयोग किस गवर्नर जनरल के समय में आता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी क्लास जो है आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। उम्मीद है कि इस क्लास को आपने पसंद किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।